हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत में हड़प्पा सभ्यता। देखिए, भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास किस प्रकार हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और कहते हैं खुदाई से भी बहुत कुछ मिले हैं, लेकिन फिर भी जो है इसकी जो लिपियां हैं पढ़ी नहीं जा सकी, तो पूरी जानकारी हमारे समक्ष नहीं रहती है। लेकिन फिर भी हड़प्पा सभ्यता जो है भारतीय सभ्यताओं में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि जब इतनी विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, तो आखिर पतन कैसे हो गया इसका। तो इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे हर एक पहलू पर, चाहे वो नगर योजना हो, चाहे वो स्नानगार हो, चाहे भोजन का भंडार हो, चाहे पतन हो। तो आपको त्रिपाण सिटी सेंटर से बने रहना पड़ेगा। तो देखिए, कहते हैं भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास। तो बात करें हम भारत में हड़प्पा सभ्यता के विकास को, तो कहते हैं भारत में कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी और इसके अलग बगल के क्षेत्रों में विकसित हुई। सिर्फ सिंधु घाटी में ही हड़प्पा सभ्यता का विकास नहीं हुआ, कई क्षेत्रों में जो है इसके प्रमाण मिले हैं कि इसका जो है विस्तृत क्षेत्र थे। और इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहरों में से एक शहर जो था हड़प्पा के नाम से सभ्यता कहते हैं। यानी एक शहर था जिसको हड़प्पा कहते हैं, इसलिए इसका जो है सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उन लोगों को भी जाता है जिन्होंने इसको खोज की। दयानंद साहनी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए। इसे विस्तृत सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु घाटी के स्थल पर मिला था, इसलिए इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहचाना जाता है। देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है बहुत प्राचीन है और बहुत काफ़ी जो है महत्व भी रखता है। इस सभ्यता के नगर जो है अगर देखा जाए तो 1920 के दशक में प्रकाश में आया था। यानी देखा जाए तो मार्शल और दयानंद साहनी के जो है विशेष जो है प्रयत्नों से जो है ये 1920 के आसपास जो है इसकी खोज की गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं उन दोनों साइंटिस्टों के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में। जब पुरातत्वविदों में वहाँ खुदाई की गई तो उसमें हमें बहुत कुछ जो है जानने को मिला, समझने को मिला। अब तक हड़प्पा संस्कृति के सैकड़ों स्थलों का पता चल चुका है। यानी देखा जाए आज के समय में तो कहते हैं हड़प्पा संस्कृति के सैकड़ों स्थलों का जो है हमें पता चल चुका है। साथ ही इसके 3 चरणों में है जो है हम इसको विभक्त किए हैं। एक तो आरंभिक दशा थी, दूसरी प्रवृत्त अवस्था थी और तीसरा पतन काल था। ये तीनों चरण जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि आरंभिक कैसा हुआ, क्यों जो इतना सभ्यता विकसित हुई। प्रवृत्ता अवस्था में यही होती है कि बीच में जो है क्या क्या इनके साथ घटित हुआ, और पतन है तो पतन का क्या कारण हो सकते हैं। तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए। देखा जाए तो ये दौड़ जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और यहाँ शहरी सभ्यता काफ़ी फल फूल रही थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है हड़प्पा के क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब जो है हड़प्पा में पड़ता है, मोहनजोदारो सिंध में और लोथल जो है गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में और रोपड़ पंजाब में, के बनावली जो है राखी गढ़ी हरियाणा और धलावीरा जो है गुजरात में। तो ये सारे क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता के विकास के लिए। और देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदारो भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा संस्कृति की जो है बस्तियां उत्तर में मंडा यानी जम्मू और दक्षिण में दैमाबाद यानी नर्मदा मुहाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल क्षेत्र है। पश्चिम में जो है सुतकरगोदर मरकान तट बलूचिस्तान में है और पूर्व में ज्वाला में गिरपुरा यानी मेरठ के निकट उत्तर प्रदेश में अलामगीरपुर है, वहाँ पर इसकी प्रमुख स्थल है। ताकि तो फैला हुआ है। और दूर जारी अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में एक हड़प्पाई बस्ती की स्थापना शेरतुराधाई में की गई थी। तो ये सारे क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे ये बात साबित होता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी हर एक क्षेत्र में फैली हुई थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का कुछ न कुछ अवशेष जो है हमें हर क्षेत्र से प्राप्त होती है। तो इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी विस्तृत थी और इनका जो है काफ़ी दूर तक जो है रिलेशनशिप रही होगी।
तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ रखती है। उसके पश्चात अगर हम नगर योजना की बात करें तो देखिए नगर योजना काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है इस समय काल में। वे लोग सुनिश्चित नगरों में रहते थे, यानी सुनियोजित यानी एक व्यवस्थित नगरों में रहते थे। हड़प्पाई शहरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि मजबूत नगर दुर्ग की उपस्थिति थी, यानी यहाँ पर एक दुर्ग बनाया जाता था। दुर्ग का मतलब होता है चारों तरफ से बाउंड्री वॉल की जाती है। दुर्ग में सार्वजनिक इमारत भी होती थी। इसमें एक तो देखिए सार्वजनिक और एक निजी। निजी मतलब अपना खुद का, सार्वजनिक जो सबके लिए बनाई जाती थी, तो ये दुर्ग के अंतर्गत आता था। दुर्ग के नीचे नगर का दूसरा हिस्सा था, यहाँ आम लोगों के मकान थे, यानी एक जहाँ पर ये नगर बसाई गई थी उस नीचे दुर्ग भी बनाया गया था और नीचे जो थे आम लोगों के लिए मकान भी बनाए गए थे। नगरों में चौड़े सड़कें थी जो समकोण एक दूसरे को काटती थी। मकान ईंटों के बने हुए थे, इसका मतलब है कि उनको ईंटा का भी भली भांति ज्ञान हुआ करती थी उस समय। ज़्यादातर मकान 2 मंजिले हुए करते थे, यानी उनका जो इतना टेक्नोलॉजी नहीं था फिर भी ये 2 मंजिलों तक जो है मकान का निर्माण करने में सक्षम थे। हर एक घर में कुएँ होते थे, स्नान गृह होती थी, नाली और प्रणालियाँ भी होती थी। साफ सफाई का स्तर बहुत उन्नत था, यानी देखा जाए तो वो लोग साफ सफाई में काफ़ी उन्नत पद्धतियों का उपयोग किया करते थे। खंडसें बिछी सड़कें और जो है सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था अनजानी नहीं थी, यानी प्रकाश की व्यवस्था भी की गई थी। मोहनजोदड़ो में निचले शहर में जो है निवास गृहों के अलावा दुर्ग वाले क्षेत्र में अनेक खंभे वाले विशाल हॉल भी हमें मिले हैं। अब देखिए खंभे वाले विशाल हॉल का आखिर क्या मतलब रहा होगा। यहाँ सबसे प्रमुख विशेषता थी विशाल स्नान गृह, यानी देखा जाए तो इसके स्नान गृह की जो लंबाई थी वो 180 फुट थी और चौड़ाई देखा जाए तो 108 फुट। कहते हैं लंबाई चौड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ रखता है, ठीक है, क्योंकि 180 फुट थी। उसमें स्नान के लिए जो इस्तेमाल होने वाला जलाशय जो है 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा थी, जो स्नान के लिए जलाशय बनाई गई थी। हड़प्पा का विशाल अनाज भंडार भी उनमें से महत्वपूर्ण था, जो कि वहाँ पर हमें खुदाई से प्राप्त हुआ। तो आप समझ सकते हो कि नगर योजना जो थी हड़प्पा सभ्यता की वो काफ़ी विस्तृत थी और काफ़ी उन्नत थी। अब देखिए हमारे समक्ष जो आया है समाज और अर्थव्यवस्था का उस समय किस प्रकार की व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। हड़प्पा सभ्यता में देखा जाए तो समाज भी थी और वो अर्थव्यवस्था से जुड़े कार्य भी करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं हड़प्पावासी कृषि, पशुपालन, दस्तकारी, व्यापार और वाणिज्य में माहिर थे, यानी देखा जाए तो कृषि करने, पशुपालन, दस्तकारी, व्यापार में और वाणिज्य में काफ़ी वो लोगों को काफ़ी नॉलेज थी। मुख्य फसलें उस समय जो हुआ करती थी देखा जाए तो गेहूँ, जौ, राई, तिल और मटर थी, जिसका वो जो है अपने भोजन के लिए उपयोग किया करते थे। लोथर और रंगपुर में हमें धान मिली हैं। अब देखिए धान मिलने का मतलब है कि इसका मतलब वो धान से भी भली भांति परिचित हुआ करते थे और धान का जो है चावलों के रूप में सेवन किया करते थे, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। कालीबंगन में हमें हल की लीक के निशान मिले हैं, यानी वो हल चलाने के लिए भी काफ़ी सक्षम थे और उन्हें हल का भी काफ़ी ज्ञान हुआ करता था। उनसे पता चलता है कि वे हल का इस्तेमाल भी करते थे, यानी हल का भी इस्तेमाल को बखूबी किया करते थे और फसल काटने के लिए वो हसुआ का भी इस्तेमाल होता था, यानी जो आज के समय में गाँव में हसुआ जो है यूज़ किया जाता है, जो कि फसलों को काटने के लिए उपयोग होता है। तो इसका मतलब हर चीज़ का उनको जो है नॉलेज थी। सिंचाई कई तरीके का इस्तेमाल भी होता था, लोगों के पास रुई की जानकारी भी थी, यानी देखा जाए तो लोग सिंचाई के कई तरीके के इस्तेमाल जानते थे और लोग जो थे उस समय के उनको कपास की भी भली भांति नॉलेज थी और रुई की भी पूर्ण जानकारी थी। कहते गाय, बकरी, भेड़, सांड, कुत्ते, बिल्ली, ऊँट और गधे जैसे जानवरों को पालतू बनाया जा चुका था, यानी इस समय के दौरान देखा जाए तो गाय हो, बकरी हो, भेड़ हो, सांड हो, कुत्ते हो, ऊँट हो, गधे सभी को जो है पालतू बनाया जा चुका था। उस समय लोग अनाज में जो अनाज के साथ मछली, मांस, दूध, अंडे और फल खाया करते थे, ये इनका प्रमुख भोजन हुआ करता था। ठीक है, अनाज, मछली, मांस, दूध, अंडे और फल उनके मुख्य भोजन के रूप में देखा जा सकता है। ज़्यादातर तंबा और कंचा के बने औजार और हथियार इस्तेमाल किया करते थे, यानी ज़्यादातर
तांबा, कांसा के बने औजार उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। जेवरात के रूप में देखा जाए तो जेवरात के रूप में सोना, चांदी, कीमती पत्थरें, रत्न, शंख हाथी के दांत के बने होते थे, यानी ये जेवरात हुआ करते थे। जिसमें सोना को भी उनको भली भांति नॉलेज थी, चांदी का भी, कीमती पत्थर के बारे में वो लोग जानते थे, रत्न और शंख हाथी के दांत से बने होते थे। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहा है। कहते हैं हड़प्पा कल्चर सभ्यता बिल्कुल जो हमारी सभ्यता की जैसी ही थी। तो ये काफ़ी महत्व रखता है, इसमें बहुत ही एनालाइज करने की आवश्यकता है। कहीं ये तो नहीं कि ये जो है हड़प्पा कल्चर जो हमें मिली है, कहीं आज ही समय कुछ समय पहले की स्टोरी तो नहीं थी। कहते हैं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सारे कुछ जो है हमारे जैसे ही उनके रहन सहन थे। इवन कि घर उर का भी डिज़ाइन देखा जाए तो हमारे आज आधुनिक युग के जैसे ही है। या तो वो टेक्नोलॉजी रूप में काफ़ी विकसित थे, उनको हर चीज़ का नॉलेज था, या इसमें कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर दिख रहा है। क्योंकि जहाँ तक आप समझ रहे हो, ये आपको लग रहा होगा कि ये तो सारे चीज़ से परिचित है, जैसे कि हमारे समय काल में है और ये पुरातन सिविलाइजेशन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखा जाए अगर आगे हम बात करें तो दस्तकारों में कुम्हार भी उस समय उनको भली भांति पता था, कुम्हार होते थे। बुनकर भी उनको पता है, राजमिस्त्री भी, बढ़ाई भी, लोहार, सुनार, शिल्पकार, संग तराश, ईंट बनाने वाले और ठठेरे शामिल थे। देखिए ये सारे बात जो है आज के आधुनिक युग में भी पाए जाते हैं। और 100 साल पूरा पीछे जाएं तो उस समय में भी ये सारे कुछ मिल रहा है। तो ये सभ्यता तो काफ़ी पुरानी है, कहते हैं बहुत 100 साल पुरानी है। लेकिन ये तो मैं जानता हूँ कि ये 100 साल पहले भी ये सारे कुछ हुआ करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सोचने वाली बात है कि ये सभ्यता आखिर थी कैसी। क्योंकि ये सभ्यता बिल्कुल ही जो है हमारे आज की सभ्यता की तरफ इशारा कर रहा है। यदि बात करें वर्जनीय व्यापार भी जो है महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में उस समय शामिल थे। स्थानीय व्यापार के साथ साथ जो व्यापार भी चलता था, यानी स्थानीय व्यापार के साथ व्यापार भी वो दूसरे देशों के साथ करते थे। अनेक संदेह इंगित करते थे और मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों का संबंध था। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मेसोपोटामिया जो है उसी समय काल में थी और ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ उनका काफ़ी अच्छा संबंध था। वो सोना, राग, तांबा जैसे धातुओं का और अनेक प्रकार के रत्नों को आयात करते थे और निर्यात में कृषि उत्पाद, सूती सामान, बर्तन, जेवरात, हाथी के दांत के बने चीज़ें को जो है लाते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि देखिए सोना हो, रागा हो, तांबा हो जैसे धातु हम भी परिचित है, वो भी परिचित थे। कृषि उत्पाद में जो है सूती सामान, बर्तन, जेवरात, हाथी के दांत काफ़ी महत्वपूर्ण थे और आधुनिक युग में भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखा जाए तो ये सभ्यता कितनी विस्तृत थी, कितनी महत्वपूर्ण थी, तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। देखा जाए तो हड़प्पा के जो है मिट्टियों के बने मोहरों का इस्तेमाल सभ्यता वर्जनीय उद्देश्य के लिए करते थे। यानी मोहरों में हमें जो प्राप्त हुई है मिट्टी की बने मोहरें हमें मिली है। मोहरों का मतलब होता है रुपीस, पैसा। तो ये हमें उस समय मिली है, जो कि कहते थे कि उद्योग के विकास के लिए यूज़ की जाती थी। समाज वर्गों में विभाजित था। नगर दुर्ग की मौजूदगी शासक वर्ग के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। अब देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई जगह तो ये बात लिखी गई है कि उनमें जो है राजा उजा नहीं हुआ करते थे। लेकिन अगर राजा नहीं हुआ करते थे तो उन्होंने दुर्ग क्यों बनाए थे, और दुर्ग के ऊपर जो है एक राजमहल जैसा क्यों व्यवस्था बनाई गई थी, और जब बाकी नागरिक थे वो नीचे वाले क्षेत्र में क्यों रहते थे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उस समय के लिए। तो आप समझ सकते हो कि उस समय नगर दुर्ग थी और नगर दुर्ग की मजबूती शासक वर्ग के अस्तित्व का तरफ इशारा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें संभवतः पुरोहित भी शामिल हुआ करते थे समाज में अनेक अलावा सौदागर, दस्तकार और आम लोग, लेकिन हमें इसके बारे में ठीक ठीक पता नहीं चला है। और नहीं चलने का कारण सबसे बड़ी बात यही है कि इस समय की लिपि जो है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। उसके पश्चात आता है धर्म और संस्कृति। देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत धर्म और संस्कृति किस प्रकार की थी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आपको मैं बता दूं कि मात्र देवी हड़प्पा वासियों के बीच बेहद लोकप्रिय प्रतीत होती है, क्योंकि खुदाई से हमें मात्र देवी की मूर्तियां मिली है। तो इसका अर्थ है कि हड़प्पा वासियों के बीच जो है मात्र देवी की मूर्तियां काफ़ी लोकप्रिय होती थी और मात्र देवी की मिट्टी की बनी जो है मूर्तियां भी मिली है, यानी मिट्टी की बनी मूर्तियां भी हमें मिली है। तो इसका मतलब है कि मात्र देवी की है जो है वो पूजा पाठ किया करते थे। मौजूदारों में एक पुरुष देवता भी मिला है, जैसे शिव यानी पशुपति का
आदि रूप भी कहा जा सकता है। यानी एक हमें और भी मोहनजोदाड़ो में जो है एक और भी स्टैचू मिली है, एक बना हुआ मिला है, जो कि काफ़ी पुरुष देवता की तरफ इशारा करता है, जैसे शिव यानी पशुपति के नाम से जाना गया। उसे एक जो है मोहर पर पशुओं के घिरे योग की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया। तो कहते हैं ये मोहर में है, मोहर मतलब पैसे जो बनाए गए थे उस समय, उसमें पशुओं के धीरे योग की मुद्राओं में बैठा हुआ नज़र दिखाया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। लिंग पूजा और वृक्ष और जरा मतवाद भी प्रचल थे। यानी उस समय देखा जाए तो लिंग की भी पूजा की जाती थी, यानी में जो है लिंग की पूजा की जाती थी, और पुरुष और जरावाद बात का प्रसंग में थे। विभिन्न स्थलों पर मिले तावीलों और जंतर आत्माओं तथा उसके विश्वास की तरफ इशारा करता है। यानी देखिए तावीज़ और जो है जंतर आत्माएं, ये सारे के सारे बात जो है वो अंधविश्वास की तरफ इशारा करता है कि वो अंधविश्वास को भी बिलीव करते थे। यानी जावे टोना में उनको विश्वास पूरा पूरा होता था। हड़प्पा वासियों ने उच्च स्तरीय तकनीक की चीज़ें हासिल भी की। उन्होंने नगर अभियांत्रिक और चिकित्सा जो है माप तोल और स्वच्छता की जानकारी भी थी। वे जानते थे, वे एक लिपि का प्रयोग करते थे जिसे अभी तक नहीं समझा जा सका। यानी वो लिपि ही है जिसको अभी तक जो है पढ़ा लिखा नहीं जा सका, क्योंकि बहुत बड़ी जो है आने वाला समय में शायद कोई हो जिसे पढ़ सके, लेकिन पढ़ने के बाद ही हमें हड़प्पा सभ्यता की वास्तविकता का जो है उजागर देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता इतनी विस्तृत थी, तो आखिर इसका पतन होने के सबसे पीछे वजह क्या रही होगी। यह कहना कठिन है कि ठीक ठीक किन कारणों से सभ्यता का जो है पतन हो गया। इतिहासकार मानते हैं कि आर्य के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता खत्म कर डाला होगा। यानी आर्य जो थे वो आए तो हड़प्पा सभ्यता का जो है ख़त्म हो गया, यानी युद्ध हुआ होगा जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व जो है हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन संदेह में प्रतीत होता है क्योंकि आर्य के भारत आने से सदियों पहले इस सभ्यता का पतन हो गया था। अब देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इम्पोर्टेंट बात है कि हड़प्पा कल्चर के जो है पतन हो गया, यानी संदेह है कि प्रतीत होता है कि आर्य का भारत आने से सब पहले ही जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो चुका था। तो इसका मतलब ये बात तथ्य गलत है कि आर्य के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ, ये तथ्य बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आर्य के आने से पहले ही हड़प्पा सभ्यता का जो है खत्म हो गया था। प्राकृतिक आपदाएं इस सभ्यता का पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण पड़ती है। ये बात मानने योग्य है कि प्राकृतिक आपदा ने जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है विनाश किया होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये बात बताया गया है। बार बार बाढ़ आने से नदियों की जो है सूखना, मिट्टी की उर्वरता में हर्ष, लकड़ियों में लगातार इस्तेमाल से जंगलों का जो है सफाया, भूकंप, अवशिष्ट रेगिस्तान के फैलाव संभव, इस सतह पर भूमिका निभाई होगी। तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात यही आता है कि हो सकता है कि नदी में बार जो है बाढ़ आ जाने की वजह से वो लोग यहाँ से पलायन कर गए होंगे, या ये भी हो सकता है कि मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाने के कारण वो लोग उस क्षेत्र को छोड़ कर चले गए होंगे। तो प्रश्न बहुत है बट आंसर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आपको इस तरह आंसर भी करने की आवश्यकता है। ठीक है, लकड़ियों के लगातार यूज़ करने की वजह से जो है काफ़ी देखा जाए तो सब हो गया, भूकंप, अपवशिष्ट रेगिस्तान फैलाव सब इस सभ्यता का पतन का मुख्य रहा होगा। और भूकंप को भी सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि भूकंप के साथ कारणों से जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। कुछ की राय में मेसोपोटामिया से हो रहे समुद्री व्यापार में गिरावट की भी इस सभ्यता का पतन का मुख्य कारण रही होगी। अब देखिए कहते हैं ना, जैसे व्यक्ति वैसा उसका विचार, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो ये कई कारण हो सकते हैं, जैसे सूखा पड़ना, उर्वरकता में हर्ष, भूकंप आ जाना, बार बाढ़ आना। तो इन कारण को ही हम मेन बना सकते हैं, ठीक है, या प्राकृतिक आपदा को भी हम बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम आक्रमण की बात करें तो आक्रमण तो पहले ही झूठी बात हो चुकी है कि हड़प्पा कल्चर जो है पहले ही ख़त्म हो गया था आर्य के भारत में आने से पहले ही। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस सभ्यता के पतन के साथ ही जो है साक्षर एवं शहरी जीवन भारत में 1000 साल से अधिक समय के लिए लुप्त हो गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत था, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था और ये कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं, और मैंने इसीलिए जो है इसके इम्पोर्टेंट एक ही साथ रखा है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है,
अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा देना है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप सोचिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें, हमारा काम तो निकल गया है, तो आप शायद गलतफहमी में हो। आपको पता ही है कि तिरपान स्टडी सेंटर 8 से लेके जो है MA तक बच्चों के लिए अग्रसर है, तो आपको जो है तिरपान स्टडी सेंटर कोई ना कोई रूप में अवश्य ही काम आ सकता है। इसलिए सोचना नहीं है, विचार मत कीजिए। जो रेड आपको दिख रहा है सब्सक्राइब, उसको दबाइए और जो है सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई विचार है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ विचार रखना चाहते हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट करने से जो होता है जो है काफ़ी हमें बल मिलता है और आपके लिए अच्छा करने के जो है प्रेरणा मिलता है।